नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सामान्य बीएससी और बीएससी बीएड के प्रथम वर्ष के विषय बॉटनी का एक टॉपिक। विद्यार्थियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले मैंने कुल 4 वीडियो पार्ट फर्स्ट के लिए अपलोड किए थे, जिसमें वॉल्वॉक्स की संरचना और एक वीडियो था जिसमें गत वर्ष प्रश्न पत्र में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर से संबंधित था। आज उसी के अनुसार और विद्यार्थियों की डिमांड के अनुसार हमने बॉटनी के पहले पेपर का एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो एल्गी का है, जिसका नाम है कैरा। विद्यार्थियों, ये एक जेनेरा, किसी भी जेनेरा को पढ़ने के लिए हम यदि इसको छोटे छोटे खंडों में विभक्त करते हैं तो हमें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो हम इस कारा को इंट्रोडक्शन, इसकी प्लांट बॉडी, इसमें पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन और उसके लाइफ साइकिल के संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के एक पार्ट लेते हैं। इंट्रोडक्शन के पार्ट में पहला जो पोर्शन है वो है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। हमें ध्यान होना चाहिए सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी क्या होती है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन को एल्गी में फ्रिस के अनुसार और स्मिथ के अनुसार सामान्य तौर पर पढ़ा जाता है। तो फ्रिस के अनुसार डिवीजन एल्गी है, क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर कारेलेज है, फैमिली कारेसी है और जीनस इसका कारा है। लेकिन विद्यार्थियों, स्मिथ ने इस कारा जेनेरा को क्लोरोफाइसी के स्थान पर एक अलग वर्ग कारोफाइसी में रखा था। बाकी ऑर्डर और फैमिली लगभग सेम है। इन सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद हम देखते हैं इसके अंदर कितनी स्पीशीज पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, ओवरऑल विश्व में, वर्ल्ड में लगभग 180 प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिसमें से भारत में 30 प्रजातियाँ सामान्य रूप से उपलब्ध होती है या सर्वमान्य रूप से मिलती है। इसमें से सबसे सामान्य 4 स्पीशीज़ को हम देख रहे हैं। ये 4 स्पीशीज अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाने वाली है। जैसे पहली है कारा ब्राउनी, दूसरी कारा जेलिनिका, तीसरी कारा जिम्नोपिटिस, चौथी कारा ग्रेसिलस। इस प्रकार की कम से कम किसी भी जेनरा की 2 स्पीशीज हमें याद होनी चाहिए। स्पीशीज में पहले इसके वैज्ञानिक पूरा नाम लिखेंगे, जिसमें पहला वंश लिखेंगे, फिर इसकी स्पीशीज लिखेंगे। दोनों को अलग तरीके से अंडरलाइन करते हैं। कई बार ये छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि कारा की 2 स्पीशीज लिखिए। दूसरा, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सेकंड स्टेप पर पढ़ते हैं तो वो आता है इसका आवास, किस वातावरण के अंदर ये पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, कारा अलवणीय जल में पाए जाने वाली एक एल्गी है। और अलवणीय जल कैसा? सामान्य तौर पर उथला हुआ। किसको कहेंगे हम उथला हुआ? कुंड, तालाब या झील के किनारे वाला क्षेत्र, जहाँ पे जल की गहराई लगभग 1 से लगा करके 2 फीट तक होती है या इससे कम होती है, ऐसे जल को हम उथला जल कहते हैं। तो उस उथले जल में निमग्न अवस्था के अंदर ये पाया जाता है। पूर्ण रूप से प्लांट डूबा हुआ अवस्था है, तो निमग्न अवस्था की सबमर्ज्ड स्टेज के अंदर ये पाया जाता है। लेकिन कारा बाल्टिका एक खारे पानी में पाई जाने वाली स्पीसीज है, एवं कारा फ्रिजिलिस उष्ण जल में पाई जाने वाली एक स्पीसीज है। खारे पानी के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज में उसकी बाह्य सतह पर पानी में उपस्थित कठोर लवण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट उसकी सतह पर पूर्ण रूप से जम करके एक परपट्टीमय संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण सतह खुरदरी होती है। इसी कारण खारे पानी के प्रजातियों को स्टोन वर्ड भी कहते हैं। स्टोन वर्ड तो कारा का एक सामान्य नाम हो गया स्टोन वर्ड। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन अधिकतर खारे पानी के अंदर पाई जाने वाली प्रजातियों में मिलता है। अब हम देखते हैं कि इस एल्गी की प्लांट बॉडी कैसे होती है। बात करते हैं हम प्लांट बॉडी की। तो मुख्य रूप से प्लांट बॉडी थैलोइड प्रकार की होती है।
या हम इसको हिंदी में कहेंगे थैलाब। थैलाब का मतलब होता है ऐसे प्लांट बॉडी जो जड़ तना पत्तियों में विभक्त नहीं होती। पूरे पादप की लंबाई लगभग 20 से लगा करके 30 सेंटीमीटर होती है, तो काफ़ी बड़ा नग्न आँखों से दिखने वाली एल्गी है। इस एल्गी में दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है राइजोर्स और राइजोर्स के बाद का ऊपर का भाग होता है मुख्य अक्ष अथवा मेन एक्सिस। इस मेन एक्सिस पर एक मुख्य एक्सिस होगा, उस एक्सिस पर्वस और पर्वसंधि में विभक्त होता है। तो ये जो पार्ट होता है वो इंटरनोड का पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया नोड का। इस नोड पर सीमित वृद्धि की शाखाएं, तो शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और असीमित वृद्धि की जिसकी लगातार वृद्धि होती रहती है, तो शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ युक्त ब्रांचेस पाई जाती है। तो ये जो एक आरेख है वो तो है अनलिमिटेड का, और ये जो आरेख है वो अनलिमिटेड का होता है। लिमिटेड इसको इसीलिए कहेंगे क्योंकि इनकी 15 से 20, 5 से लेकर के 15 पर्वसंध्या बनने के बाद में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इन प्लांट संरचनाओं पर स्थूल रूप से दिखने वाली गोलाकार जनन संरचना दिखाई देती है। तो एल्गी में सबसे बड़े और स्थूलित जनन संरचना यदि किसी में पाई जाती है तो वो कारा होती है। तो स्थूल रूप से पाई जाने वाली जनन संरचना, इस पर्वसंधि से कुछ विशेष प्रकार की कोशिका निकली होती है जो नीचे वाले भाग से और ऊपर वाले भाग के पर्व को ढके रहती है। ऐसी कोशिकीय संरचना को कॉर्टिकल कहते हैं। तो कॉर्टिकल कोशिका से निकली हुई अतिवृद्धि इसको घेरे हुई होती है। जब डायग्रामेटिक प्रारूप से ड्रॉ करते हैं इस प्रकार की लाइनें बनाते हैं, वो लाइनें मूल रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से बनी हुई एक प्रपट्टीय में संरचना होती है। अब हम बात करते हैं राइजोर्स की। राइजोर्स आधारीय भाग से निर्मित होने वाली संरचना होती है जो सामान्यतः सूत्रवत पतली पतली संरचनाओं के रूप में शाखित और बहुपंक्तिक होती है। इस राइजोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इसके अंदर पाए जाने वाले इस प्रकार के पट। ये एक पट कहलाता है। इस पट को नाम देते हैं तिर्यक पट। तो राइजोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि कारा के राइजोर्स में तिर्यक पट पाए जाते हैं। इस तिर्यक पट की कोशिकाएं अतिवृद्धि करके ग्रंथिल संरचनाओं का निर्माण करता है और इन ग्रंथिल संरचनाओं से ही वापस नए राइजोर्स तंतुओं का निर्माण होता है। तो शाखित होती हैं वो इस ग्रंथिल कोशिका से होती है। इन ग्रंथिल कोशिकीय संरचना को राइजोडियल प्लेट कहते हैं। तो कारा से संबंधित या कारा के राइजोर से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट रूप से बनते हैं। एक तो होती है राइजोडियल प्लेट क्या होती है और दूसरा होता है ऑब्लिक या राइजोर्स की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो इसके अंदर पाए जाने वाले ऑब्लिक पट की राइजोर्स मूल रूप से पादप को अधो स्तर से जोड़े रखने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि मेन एक्सिस की संरचना कैसी होती है। तो विद्यार्थियों, कारा का मेन एक्सिस होता है वो इंटरनोड और नोड में विभक्त होता है। एक लंबी पर्वतीय संरचना होती है वो इसका इंटरनोड कहलाती है और जहाँ पर इंटरनोड आपस में जुड़ते हैं वो इसका नोड कहलाता है। तो ये नोड और इंटरनोड एकांतरण क्रम में व्यवस्थित होकर के मेन एक्सिस को निर्मित करने का कार्य करता है। इस इंटरनोड की संरचना देखते हैं तो इस इंटरनोड में मुख्य रूप से इसकी केंद्रीय की लंबी कोशिका होती है वो अक्षीय कोशिका एक सेंट्रल सेल्स कहलाती है। इसके चारों तरफ पाई जाने वाली परिधीय कोशिका जिसको वल्कोटीय कोशिका कहते हैं। इंटरनोड में परिधीय कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है जबकि अक्षीय कोशिकाओं की संख्या हमेशा एक पाई जाती है। जब फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से ये इसकी वल्कोटीय संरचना और ये इसकी केंद्रीय कोशिका। जबकि नोड में केंद्रीय कोशिकाओं की संख्या 2 होती है और परिधीय कोशिकाओं की संख्या फिक्स होती है जो लगभग 6 से लगाकर 10 तक होती है। नोड की परिधीय कोशिकाओं से अतिवृद्धि होकर के वल्कोटीय संरचना का निर्माण होता है, इसलिए उस संरचना को वल्कोटीय कोशिका भी कहते हैं। और ये करता है क्या है, ये पर्व को ढके रहती है। कैसे ढके रहेगी कि ये नोड, इस नोड से विकसित होने वाली कोशिका है, कुछ कोशिकाएं वो नीचे की और अतिवृद्धि करके इंटरनोड को आधे भाग तक ढकती हैं और शेष कोशिकाएं ऊपर की ओर वृद्धि करके इंटरनोड को आधे भाग तक रखती है। अर्थात इंटरनोड पूर्ण रूप से वल्कोटीय कोशिकाओं से ढका रहता है।
लेकिन उसका आधा भाग ऊपरी पर्व संधि से विकसित वल्कुटीय कोशिका के द्वारा तथा शेष निचला आधा भाग निचली पर्व संधि की ऊपरी वल्कुटीय कोशिका से निर्मित अतिवृद्धियों के द्वारा होता है। कारा कोरेलिना एक ऐसी स्पीसीज होती है, कारा कोरेलिना एक ऐसी प्रजाति है जिसमें वल्कुटीय कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, बाकी सभी प्रजातियों में वल्कुटीय संरचनाएं पाई जाती है। इस मेन एक्सिस पर 3 प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, वो इसकी उपसंरचना है। इस उपांग में से 2 तो होती है, एक तो होती है शाखाएं, वो शाखाएं 2 प्रकार की होगी, एक तो होती है सीमित वृद्धि की शाखाएं और दूसरी होती है असीमित वृद्धि युक्त शाखाएं। तो एक तो हो गया सीमित वृद्धि और दूसरा हो गया असीमित वृद्धि। इन शाखाओं के अतिरिक्त पर्णिल संरचनाएं जैसी पाई जाती है जिसको हम अनुपर्णक कहते हैं। तो कुल मेन एक्सिस पर 2 प्रकार की संरचनाएं शाखाएं, 2 प्रकार की सीमित वृद्धि युक्त शाखा है और दूसरा असीमित वृद्धि युक्त शाखा है और तीसरा अनुपर्णक। कभी कभी हम उपांग के रूप में ये 2 और एक 3 संरचनाओं को मानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीमित वृद्धि की शाखाएं क्या होती हैं। उपांगीय संरचना का जो पहला है शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि की शाखाएं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि 5 से लगा करके 15 पर्व और पर्व संधि निर्मित होने के पश्चात इसकी ग्रोथ अपने आप रुक जाती है, इसलिए सीमित वृद्धि हुई। होगा ये भी पर्व और पर्व संधि विभक्त। छोटा होने का इसको प्राथमिक पार्श्व या लघु पार्श्व भी कहते हैं। मुख्य विशेषता इसकी ये है कि इसके ऊपर जननांग उपस्थित होते हैं जो कि नर जननांग अथवा मादा जननांग होते हैं। दूसरा होता है शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है, इसलिए इसको अनलिमिटेड की श्रेणी मानते हैं। दीर्घ पार्श्व भी उसको कह सकते हैं। और इसकी पर्व संधि पर, किसकी? अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच की पर्व संधि पर सीमित वृद्धि की शाखाएं उपस्थित होती है। इन दोनों को डायग्रामेटिक प्रारूप से देखा जाता है तो एक शॉर्ट प्रारूप में इस प्रकार की संरचना, ये पर्व संधि के बीच वाला भाग पर्व और यहाँ पे पाई जाने वाली ये जनन संरचना, ये होगी पहली सीमित वृद्धि की शाखा। और जब लगातार इसको आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं तो ये हो जाती है सीमित वृद्धि की शाखाएं। इस सीमित वृद्धि की शाखा असीमित वृद्धि की शाखा पर सीमित वृद्धि की शाखा उपस्थित होती है जो कि एक आवर्त रूप में घेरे के रूप में पाई जाती है। असीमित वृद्धि की शाखा मुख्य अक्ष से निकलती है, एक हो सकती है। सीमित वृद्धि की शाखा है मुख्य अक्ष और असीमित वृद्धि की शाखा की पर्व संधि से विकसित होगी और उस पर्व संधि को चारों ओर से घेरे हुए समूह के रूप में पाए जाते हैं। शाखाओं के बाद में अनुपर्णक, ये एक संरचना मुख्य अक्ष की पर्व संधि की कोशिकाओं से विकसित होती है। तो ये एक पर्व संधि है जहाँ पे असीमित की वृद्धि की शाखा विकसित हुई है, उसके आधारीय भाग से मुख्य अक्ष की संधि से विकसित होने वाली संरचना होती है जो कि झिल्ली नुमा है। मूल रूप से ये कोशिकाओं का एक अति वृद्धीय रूप है। तो होता क्या ये अति वृद्धि युक्त संरचना जो कि झिल्ली में होती है, अनुपर्णक कहते हैं इसको। अब इसकी संख्या के आधार पर देखा जाता है तो ये हो सकता है कि असीमित वृद्धि की शाखा के आधार पर केवल एक हो अथवा जितनी शाखाएं हैं उसके बराबर हो, तब हम उसको नाम देते हैं एक पर्णक, एक अनुपर्णक। तो हम लिखेंगे शाखाओं के बराबर। और यदि उसके आधारीय भाग पर 2 अनुपर्णक परसेंट हो तो उसको नाम देते हैं द्वि अनुपर्णक। तो प्रत्येक शाखा के आधार पर 2 अनुपर्णक उपस्थित हो, 2 अनुपर्णक उपस्थित। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसका ये है कि यदि 2 या 2 से अधिक उपस्थित है उस कंडीशन में वो एक वलय में पाए जाते हैं। तो एकल वलय, जैसे फॉर एग्जांपल कारा ब्राउनी के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है।
और दूसरा, यदि वो 2 वलय के अंदर प्रेजेंट हो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो वो कारा टोमेंटोसा या कारा नूडा का एग्जाम्पल हो सकता है, टोमेंटोसा। लेकिन कारा पार्शानी एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें अनुपर्णक अनुपस्थित होते हैं। तो विद्यार्थियों, कारा के थैलस संरचना में राइजोस पाया जाता है और मुख्य अक्ष पाया जाता है। मुख्य अक्ष पर्व और पर्व संधि विभक्त होता है। इस पर्व संधि से सीमित वृद्धि की शाखाएं, असीमित वृद्धि की शाखाएं और स्ट्यूपिल्स विकसित होते हैं। पर्व और पर्व संधि की संरचना केंद्रीय कोशिका और परिधीय कोशिका या बलकुटीय कोशिकाओं से निर्मित होती है। आज के इस लेक्चर में हमने कारा का इंट्रोडक्शन और प्लांट बॉडी का डिस्कस किया है। अगले लेक्चर के अंदर उसकी रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे। इसीलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले आपके संबंधित विषय और टॉपिक के वीडियोज़ को देखने के लिए आप आइकॉन बेल को प्रेस करो, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे कि आज कौन सा वीडियो अपलोड होता रहे। थैंक यू।